हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्यशाला एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। आर एस शर्मा की हम जो कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं उस सीरीज में ये है लेक्चर नंबर 9। तो हमने लेक्चर 8 में क्या बात की थी? हमने लेक्चर नंबर 8 में बात की थी वैदिक एरा की, यानी वैदिक एरा हमने शुरू कर दिया था और ऋग्वैदिक पीरियड की हमने बात की थी। अब लेक्चर नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 8 है, यानी लेटर वैदिक फेज, ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टाइम फ्रेम हमें पता होना चाहिए, दिमाग में एक बार टाइम फ्रेम सेट रहेगा तो हम थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाएंगे कि हम अपने समय से कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 500 बीसी के लगभग की बात है, यानी 500 सालों की बातें हो रही है। तो जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ऋग्वैदिक काल की, वो यानी वैदिक एरा का शुरुआती फेज जो है जिसमें ऋग्वेद को रचा गया है, तो वो लगभग था 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास की बात थी वो। अब हम पहुंच चुके हैं 1000 बीसी से 500 बीसी, 500 साल की बात अब हम अगले 20-25 मिनट में करेंगे। इसमें क्या क्या लिखा गया? सबसे महत्वपूर्ण संहिता लिखी गई। संहिता क्या है जी? संहिता आप ऐसे समझिए कि मंत्रों को एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया। एक विशेष प्रकार के मंत्र एक संहिता में लिख दिए गए, तो उनको बोला गया संहिता, कलेक्शन ऑफ हाइम्स या हिम्स भी बोल देते हैं इनको। तो इसमें एक महत्वपूर्ण संहिता है, संहिता बहुत सारी है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे सामवेद संहिता। तो मतलब सामवेद में जो मंत्र थे उनमें से कुछ मंत्रों को उठा के एक संहिता बना दी गई, तो सामवेद संहिता हुई। क्या था इसके अंदर? ये कुछ नहीं है, ये जो ऋग्वेद में जो प्रेयर्स थी वही है, ये बस इतना अंतर है कि ऋग्वेद की प्रेयर्स को थोड़ा सा एक राइम में, ट्यून में सेट कर दिया है, मतलब एक तरह का म्यूजिकल अंदाज में कोई बात कही जा रही है। बात वही है जो ऋग्वेद में कही गई है। ऋग्वेद में वो थोड़ा सा गूढ़ तरीके से कही गई है, सामवेद में उसको थोड़ा गाना जैसा रूप मिल जाए, ट्यून में, राइम में, सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो सामवेद हो गया। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद और अथर्ववेद इन दोनों में लगभग एक जैसी समानता है कुछ मामलों में। पहला कि ये ऋग्वेद का जो काल था, ऋग्वेद के काल से बाद में लिखी गई है। ऋग्वेद का काल था ये था 1500 से 1000 बीसी, इस समय के बाद लिखी गई है, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में ये दोनों संहिताएं लिखी गई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में भी मंत्र हैं, रिचुअल भी हैं। रिचुअल देखो ऋग्वेद में नहीं मिलेंगे आपको, अब धीरे धीरे जैसे जैसे और वेद लिखे गए हैं उनमें रिचुअल आने लगे। तो यजुर्वेद में रिचुअल भी है कि कैसे पूजा करनी है ना, ईश्वर को क्या चीज चढ़ानी है, क्या पसंद होती है, वो सारी चीजें होती है रिचुअल्स। और इसके साथ साथ इसमें कुछ कुछ रिसाइटेशन भी है, मतलब कि जो सामवेद में थोड़ा सा एक म्यूजिकल टच दिया हुआ है वो यहाँ भी दिया हुआ है मंत्रों को। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद मैंने हड़प्पा जब बताया था आपको, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो बताया था कि अथर्ववेद का कुछ कुछ प्रमाण मिलता है कि उस समय पर भी अथर्ववेद के कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अथर्ववेद उस समय पर रचा गया हो, लेकिन वो कंफर्म बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी चार्म्स और स्पेल्स का इस्तेमाल हो रहा था। क्या है ये चार्म्स एंड स्पेल्स? मतलब आप ऐसे समझिए, भूत प्रेत इनको दूर करने के लिए, या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा हो उसको दूर करने के लिए जो नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल किया जाना, है ना, आज भी जिसे तंत्र विद्या हम कह देते हैं, लगभग वैसा है। तो अथर्ववेद में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको बीमारी को भगाना है, दैत्यों को भगाना है ना, भूत प्रेतों को भगाना है, तो उसके लिए मंत्रों का सहारा लिया जा रहा है ना। वो सारी चीजें अथर्ववेद में दी हुई हैं और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी दिखाई देता है। तो अथर्ववेद के काल को लेकर कुछ कुछ हिस्टोरियंस जो है अभी सहमत नहीं है कि अथर्ववेद कब लिखा गया है, कुछ फाइनल अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, ब्रह्मास कहा जाता था जिन्हें। ये क्या था? कि ये थे रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले, इसमें लिखे हुए थे कि किस देवता की पूजा कैसे करनी है। इसके अलावा हर रिचुअल का कारण समझाया हुआ है कि ये रिचुअल क्यों हो रहा है, इसके क्या महत्व है, सोशल महत्व क्या है, रिलीजियस महत्व क्या है, तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब
हम कुछ जगह देख लेते हैं जहाँ पे कि अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग थे। जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने अर्ली वैदिक पीरियड की बात की थी, 1500 से 1100 बीसी। तो हम कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? हम यहाँ कहीं सभ्यता अभी फैली हुई है। तो ये आप कह सकते हो कि गंगा और यमुना के दोआब के बीच में है। ये मत्स्य क्षेत्र है ना, आज का राजस्थान कह सकते हो आप इसे। और ये भरत पुरु, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। भरत क्लेन जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा, ये दिल्ली और वेस्ट यूपी के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ है। पुरु, ये जो दिल्ली, मेरठ, इन क्षेत्रों में ये पुरु जनजाति है। तुर्वाशा, इन सब पे बात, ये सब अपने आप में एक ट्राइब्स थी, ये पुरु ट्राइब्स, जिसने बाद में भरत ट्राइब से दोस्ती कर ली थी। फिर इन्होंने मिलकर पांचाल से दोस्ती की थी। अभी उसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो नदियों के किनारे जितनी भी मुख्य मुख्य ट्राइब्स थी, तो वो ये है गांधारी ट्राइब, और इन्हीं के नाम पे फिर इन क्षेत्रों के नाम पड़ गए। तो ये था अर्ली वैदिक पीरियड। अब देखिए, धीरे धीरे विस्तार हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में आप ये विस्तार देखिए कहाँ तक फैला हुआ है। विदेह, ये देखिए बिहार में विदेह है। इसके अलावा कौशल, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अ, ये मत्स्य तो था ही था पहले भी। और अब ये काम्पिला या काम्पिल्य बोल देते हैं इसको, यानी बिहार, आज के बिहार तक ये क्षेत्र फैल चुका है। क्या हुआ कि लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है वो गैंगेटिक बेसिन के अपर पार्ट में, अपर गैंगेटिक बेसिन में ये लिखे गए 1000 से 620। तो अपर गैंगेटिक बेसिन का मतलब क्या माना जाए? अपर गैंगेटिक बेसिन का मतलब है कि जो आपका वेस्ट यूपी है उस क्षेत्र में ये ग्रंथ लिखे गए हैं, या फिर आप पंजाब कह सकते हो। तो मुख्यतः ये जो ग्रंथ हैं, वेद जो हैं, वो यहीं पर लिखे गए हैं, है ना। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट, यानी कि आप सामवेद कह सकते हैं, अथर्ववेद कह सकते हैं, यजुर्वेद कह सकते हैं, ये सब यहीं लिखे गए हैं। ऋग्वेद पहले ही लिखा जा चुका था, तो वो भी इस क्षेत्र में भी लिखा गया था, और इससे भी ऊपर के क्षेत्र में लिखा गया। यहाँ पर इन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉटरी मिली है वो कुछ विशेष प्रकार की मिली है, जिसे बोला जाता है पेंटेड ग्रेवेयर। यानी ग्रे कलर की पॉटरी है और उस पर कुछ कुछ पेंटिंग हो रखी है, इस तरह की ये मिली है। क्या आप देख रहे हैं? ग्रे कलर की पॉटरी है, उस समय पर ये इस्तेमाल में आने लगी थी, और इन पर कुछ कुछ डिजाइन बनी हुई है। आप देखिए, ये पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी खासियत है, इस काल की खासियत थी, लेटर वैदिक काल की। तो इसीलिए इन साइट्स को कहा जाने लगा पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स। और यहाँ पर क्या था? अच्छा, ये बनी किसकी हुई है? ये ध्यान रखना है, मिट्टी की ही बनी हुई है। अर्थन बाउल्स हैं और अर्थन ही डिशेस हैं, सब कुछ मिट्टी की ही बनी हुई है। और इनकी पुस्तकों को पढ़ के पता लगता है कि जो आर्यंस थे उन्होंने पंजाब से अपना एक्सपेंशन शुरू किया, और फिर पूरा वेस्ट यूपी तक ये पहुंचे। फिर गंगा यमुना दोआ पूरा इन्होंने कवर कर लिया, यानी बिहार तक के क्षेत्र में ये लेटर वैदिक काल में पहुंच गए। ये पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि भरत और पुरु इन्होंने आपस में मेलजोल बढ़ाया। हालांकि भरत जीत गया था युद्ध को। जो कल हमने बात की थी कि 10 ट्राइब एक तरफ थी, भरत एक तरफ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स भी जिसे बोलते हैं। तो उसमें भरत जीता, लेकिन बाद में पुरु से हाथ मिलाया और इन्होंने मिलकर एक नई ट्राइब बनाई, कुरु। और जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, वो इन्हीं लोगों की राजधानी थी, कुरु लोगों की। पांचाल भी ऐसा ही एक ट्राइब थी, और फिर उस क्षेत्र का नाम भी पांचाल पड़ा। वो कहाँ थे? वो दोआब के बीच वाले क्षेत्र में थे। आप ये समझ सकते हैं, पांचाल अगर इस मैप में होगा तो आप देखिए, वरना पिछले मैप में हमने देखा था कि जो पांचाल है, आई थिंक इस मैप में भी पांचाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि दोआब का जो बीच का क्षेत्र, इधर आसपास कहीं पांचाल था। पांचाल जो है दोआब के बीच में फैला हुआ था। तो इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? हस्तिनापुर, यानी आज का मेरठ। मेरठ कहा जा सकता है। तो
मेरठ का जो क्षेत्र है इसे थोड़ा सा ऊपर भी आप मान सकते हैं मैप में। तो जो आज का मेरठ है वही हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी और राज्य इनका काफी विस्तृत एरिया में फैला हुआ था पांचाल का। इनके वेपन कैसे थे, आयरन के, इनको आयरन मिल चुका था। अब तक कॉपर का ही इस्तेमाल हो रहा था, कॉपर फिर ब्रॉन्ज, लेकिन अब आयरन का भी इस्तेमाल होने लगा था। और घोड़े का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे थे और इन्होंने रथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये सबसे बड़ी इनोवेशन थी इनकी। और इसीलिए इन दोनों चीजों से, लोहे के वेपन और रथ, इन दोनों की बदौलत इनको अपने राज्य विस्तार में बड़ी तेजी मिली। क्योंकि कोई ना कोई एक औजार तो चाहिए, अगर आपको राज्य का विस्तार करना है तो आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। आज अगर यूनाइटेड स्टेट आगे है तो क्यों आगे है पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी है उसके पास, है ना। किसी देश के पास पैसा बहुत ज्यादा है ना। तो कुछ एक चीज चाहिए जिससे कि आप अपना एक्सपेंशन कर सकें। तो इनके पास क्या था, नई टेक्नोलॉजी, आयरन के वेपन और रथ। इनकी पॉटरी की बात करें, पीजीडब्ल्यू पॉटरी बताया ही, पेंटेड ग्रे वेयर, या फिर इसको आयरन फेज कल्चर भी बोला जाता है इस पूरे, क्योंकि अब आयरन इस्तेमाल होने लगा है। अब इनकी इकोनॉमी भी हम देखते हैं। सबसे पहले कि जो आयरन है वो 1000 BC के आसपास, यानी आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, सबसे पहले पंजाब में मिला, वेस्ट यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा। और इन्होंने फिर अपने जो दुश्मन थे और राज्य थे और ट्राइब्स थी उनको हराना शुरू कर दिया और पूरे दोआब पर कब्जा कर लिया, अपर पोर्शन पर कब्जा कर लिया। और लोहे को क्या बोले जाने लगा था, श्याम और कृष्ण अयस। अयस के बारे में बताया था हमने कि अयस का मतलब था कॉपर या ब्रॉन्ज, लेकिन अब क्योंकि मेटल बदल चुका है तो अब नाम हो गया है कृष्ण अयस, यानी काला कॉपर। असल में वो आयरन था, इसको श्याम भी बोला जाता था। मुख्यतः अब ये एग्रीकल्चर ही करने लगे थे। अभी तक पेस्टोरलिस्ट थे, एग्रीकल्चर करते थे लेकिन जानवरों को चुगाना इस तरीके के काम ज्यादा थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर होता था। एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें हल के बारे में पता लगता है कि हल था और हल की पूजा होती थी, इस तरीके का कुछ शतपथ ब्राह्मण में जिक्र है। बाद में पता चला कि जो फ्लोइंग है, यानी हल से खेत की जुताई, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया फॉर द अपर वर्ण, यानी कि जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो खेत में काम नहीं करेंगे, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। आप ये देख सकते हैं कि पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी हमें कितने बड़े स्केल पे मिली है। ये गंगानगर और ये पूरे इलाके में खूब मिली है हमें पेंटेड ग्रेवियर, तो इसका बहुत इस्तेमाल होने लगा। मुख्यतः क्या उगाया जाता था, चावल और गेहूं। बार्ले अभी भी इस्तेमाल में हो रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना राइस और व्हीट का महत्व बढ़ गया। चावल को क्या बोला गया, व्रीहि, वैदिक टेक्स्ट में बोला गया व्रीहि। व्रीहि का मतलब चावल, गेहूं नहीं, ध्यान रखना। सबसे पहले कौन से मेटल इस्तेमाल हुए, जाहिर तौर पर कॉपर था। और कॉपर का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा था, लेकिन आयरन का धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ऑर्नामेंट्स में भी कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था, हंटिंग में होता था। पॉटरी की बात करें तो हर तरह की पॉटरी थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, रेड वेयर। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यही थी, रेड वेयर, यानी पूरा लाल बर्तन। और सेटल्ड लाइफ की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, हालांकि शहर अभी डेवलप होने शुरू नहीं हुए थे, लेकिन सेटल्ड तरीके से अब ये रहने लगे थे। अब ये घुमंतु प्रकार के लोग नहीं रहे थे, पेस्टोरलिस्ट नहीं रहे थे। अब ये एक जगह रुकते थे और अपना जीवन यापन करते थे, खेती करते थे, क्योंकि जहाँ खेत होंगे वहां तो रहना ही पड़ेगा, खेत को तो साथ लेकर चल नहीं दोगे कहीं, है ना। तो इसलिए इनका अब जो है एग्रीकल्चर शुरू हो गया और ये पूरी तरीके से अपर गैंगेटिक प्लेन में बस चुके, पंजाब में और आज के मेरठ में, आज का आप कहें तो बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, ये सब अपर गैंगेटिक प्लेन है, दिल्ली है। तो यहाँ पर ये लोग अब रहने लगे। इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, हमने पहले बात की थी कि ऋग वैदिक काल में क्या क्या था, सभा थी, समिति थी, है ना, विधाता थी,
इस तरह की 4 थी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनका इम्पोर्टेंस खत्म हो रहा है ना। और ये जो थी विधाता, ये तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गई थी। आपको पता है इसमें महिलाओं को प्रवेश अलाउड था, और सभा में भी था महिलाओं को प्रवेश अलाउड। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी? समिति। समिति बहुत ही, आप ऐसे समझिए आज की जो कैबिनेट है, तो विधाता में विधाता को खत्म ही कर दिया गया था इस समय तक बिल्कुल। वो ऐसे समझिए जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो अपना महत्व खो रही है फिलहाल, तो ऐसी विधाता ने महत्व खो दिया होगा, तो इसको खत्म ही कर दिया गया। सभा और समिति अभी भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर अब जो है मुख्य रूप से कुछ लोगों का ही कब्जा होने लगा, जो अमीर हैं, है ना, जो रसूखदार लोग हैं, केवल वही लोग अब इन सभा समितियों तक सीमित है। और पोजीशन ऑफ वीमेन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी है। अब उनको सभा में बैठने की इजाजत नहीं है, पहले ही जा सकती थी, अब नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब कब्जा हो गया है कुछ चुनिंदा लोगों का। राजा की बात करें तो राजा किस तरीके का था भैया, तो बड़े बड़े राज्य बनते जा रहे थे, है ना, और जितना बड़ा राज्य होता जा रहा था उतना ही राजा बड़ा होता जा रहा था। जो जितने बड़े राज्य का राजा, उसकी उतनी ज्यादा पावर। पहले आपको पता है शुरुआती काल में राजा का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था, उसे अपने राज्य की रक्षा करनी है, अपने लोगों के लिए, अपने ट्राइब के लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, इतना काम था। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बढ़ रहा है। पहली बार हमें राष्ट्र टर्म दिखाई देता है इस समय पे। अब जो है किताबों में, वेदों में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका मतलब अब टेरिटरी बनने लगी है कि इस राजा का राज्य यहाँ तक होगा, ये पहली बार डिफाइन होने लगा। पहले नहीं था, क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं रहते थे, लोग कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब लोग क्योंकि स्थायी रूप से रह रहे हैं, तो अब चीजें शेप ले रही हैं। और अब जो है पता लगता है कि राजा के लिए चुनाव भी हो रहे हैं। पहले के राजा कैसे थे? आनुवंशिक थे। अब कहीं कहीं चुनाव भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है पूरी तरीके से चुनाव ही हो रहा था हर जगह, अभी भी हेरिडिटरी है, लेकिन चुनाव भी था। और बहुत सारे अब रिचुअल्स कर रहा है राजा, क्योंकि अब उसे अपनी सत्ता बचानी है, तो तमाम तरह के रिचुअल्स करेगा वो, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है वो मेरी रक्षा करे, जिससे मैं अपना राज्य बचा सकूं। कि कौन कौन से सेक्रीफाइस थे ऐसे? पहला था राजसूय। राजसूय सेक्रीफाइस होता था। इसमें क्या होता था? राजसूय सेक्रीफाइस मतलब ये सबसे बड़ी सत्ता अगर आपको बनना है तो आपको राजसूय सेक्रीफाइस करना होगा। अगर राजसूय यज्ञ में आपको किसी ने चुनौती नहीं दी, तो इसका मतलब है आप बाकी के क्षेत्र के राजा हैं, और लोग आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरीके से अश्वमेध। अश्वमेध मतलब क्या था? घोड़ा छोड़ दिया जाता था एक राजा के द्वारा, और वो जहां जहां घूमता हुआ जाएगा वो क्षेत्र उस राजा का माना जाएगा। अगर किसी राज्य में रोक लिया गया उस घोड़े को, तो उस राज्य को लड़ाई करनी पड़ेगी, और उस लड़ाई में जो जीतेगा फिर वही राजा होगा। ये था अश्वमेध। अश्व माने घोड़ा, और घोड़े से ये सब चलता था। और एक था वाजपेय। वाजपेय यज्ञ होता था, यानी क्या था? इसमें रथों की रेस होती थी, और जो रथ जीत जाता था उसको राज्य मिलता था। ऐसा था। एक संग्रहित्री, ये एक नया ऑफिस था, एक नया व्यक्ति था, आप ऐसा समझिए, एक नया ऑफिसर था। इसका काम था कलेक्शन ऑफ टैक्स। संग्रह मतलब समझते हैं ना, इकट्ठा करना। एक टैक्स को इकट्ठा करने लगा था। पहले क्या था? शुरुआती वैदिक काल के शुरुआत में क्या था? टैक्स कोई बहुत ज्यादा होता नहीं था, बस कुछ एक दान के जैसा होता था, कि जो क्रॉप उगी है उसको दान दे दिया। अब लेकिन प्रॉपर कलेक्शन ऑफ टैक्स हो रहा है, ट्रिब्यूट्स दिए जा रहे हैं राजा को सामान्य लोगों के द्वारा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ण व्यवस्था शुरू थी, पहले ही हो चुकी थी वो तो, लेकिन अब धीरे धीरे सोसाइटी 4 हिस्सों में बंटने लगी है, और वो विभाजन स्पष्ट दिखाई देने लगा है। ब्राह्मण्स जो थे वो सेक्रीफाइस कराते थे बहुत ज्यादा। मतलब सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब केवल बलि नहीं है। सेक्रीफाइस का मतलब बहुत लोग बलि बताते हैं कि जैसे पशु बलि। इसमें एक्चुअली सेक्रीफाइस का मतलब है
कि आप कुछ दान कर रहे हैं पूजा के रूप में। वो दान किसी भी तरीके का था, वो आपका क्रॉप भी हो सकती थी, वो आपका कोई अ, और कोई धन संपदा भी हो सकती थी, अ, गाय हो सकती थी, वो सब सेक्रीफाइस माना जाता है। तो ये सब होने लगा था। इसी तरीके से राजा कौन बन रहा था, केवल क्षत्रिय ही बन रहे थे। ऐसे ही एक वैश्य नए वर्ण ने जन्म लिया था। जो सामान्य लोग थे, कॉमन पीपल में वैश्य थे, और ये लोग व्यापार का काम, अ, व्यापार क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड विकसित नहीं हुआ था, तो मुख्यतः इस समय पर ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। और जैसा पहले ही बताया गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको प्रोहिबिट कर दिया गया था कि आप एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। उसी तरीके से कैटल ब्रीडिंग कर रहे थे ये, है ना। तो ये सारे काम वैश्यों के थे। और कुछ लोग आर्टिशंस भी थे, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ लकड़ी का काम है, कुछ मिट्टी का काम है, वो काम भी ये लोग कर रहे थे। और लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो ट्रेड ट्रेड में एंगेज होना शुरू हो जाए। अब ट्रेड ये लोग करने लगे। एक चौथा वर्ण बन गया था शूद्र। इनको किस तरीके से अलग किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको उपनयन संस्कार की इजाजत थी। उपनयन यानी कि जो यज्ञोपवीत संस्कार जिसे बोलते हैं, यानी कि एक धागा पहनाया जाता है जो पवित्र माना जाता है, तो वो केवल इन तीनों को अलाउड था पहनना, शूद्रों को नहीं था। इसी तरीके से गायत्री मंत्र को का उच्चारण शूद्रों को अलाउड नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि शूद्र जो है वो सर्वेंट के तौर पर काम करेंगे। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। तो ये मुख्य तौर पर था इस चैप्टर में जो हमें जानना जरूरी था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।